तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे इस प्राइम एजुकेशन ट्विटर में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा प्राइम एजुकेशन ट्विटर। वो सबसे पहले हमारा लोगो दिखेगा, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और उसको बेल आइकन, साइड में बेल आइकन दिया होगा, उसको भी प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्त। इसके बाद फेसबुक पेज भी चलता है प्राइम एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर भी जाकर उसको फॉलो कर देना है और उसके बाद उसका जो आइकॉन का जो होता है बटन हो जाता है, प्रेस बटन, उसको भी दबाना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस भाई के लिए एक लाइक, अगर अच्छा वीडियो बनता है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर का सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिए ताकि इससे बच्चा अपनी शिक्षा उजागर कर सके। तो चलते हैं, आज बच्चों लाए हैं बायोलॉजी से क्वेश्चन। बायोलॉजी से क्वेश्चन एकदम 25 क्वेश्चन है बायोलॉजी से, नाम धज्जिया कबाया देगा। ठीक है दोस्त, इसको बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे आए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आवृत्ति पौधे के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की शुद्ध गुणता क्या है। आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की शुद्ध गुणता क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर होता है थीरियन। जो भी गुणसूत्र होता है वो थीरियन के नाम से जाना जाता है, उसको शुद्ध गुणता कहा जाता है भ्रूण कोश में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की जो शुद्ध गुणता है वो थीरियन होती है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। जो युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड या नलीप्लॉइड। यानी ये एक गुणक होते हैं, कोई द्विगुणक होता है, कोई बहुगुणक, माने जो भी होता है, जो द्विपलक होता है द्विगुणक होता है। तो वैसे आपको बताना है कि युग्मक जो है समानता किस प्रकार का होता है। तो जो युग्मक होता है दोस्त वो हैप्लॉइड यानी एक गुणक प्रकार का होता है। ठीक है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी युग्मक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, एक गुणक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। जो काजू है, जो आप लोग काजू खाते हैं, वो निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है। जल्दी इसको कमेंट में इसका जल्दी आंसर दीजिए। वो कैसा फल कहलाता है, तो नट फल कहलाता है। कौन सा फल कहलाता है, नट। तो उसको ऑप्शन नंबर कितना कहेंगे वो सी, यानी तीसरा ऑप्शन नंबर कितना है, सी। यानी तीसरा ऑप्शन नंबर क्या है, नट। जो काजू खाते हैं तो उसको हम लोग कौन सा फल, माने कैसा वो फल कहलाता है, वो नट फल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब एकल जनक द्वारा होती है, वही संतति आपके संतान की जो उत्पत्ति होती है जो एकल जनक द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाता है। लैंगिक जनक या अलैंगिक जनक, या ये अभिधुन या आंतरिक निषेचन। तो आपको जल्दी से इसका कमेंट में आंसर देना है कि कौन सा होगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा बाबू अलैंगिक जनक। यानी ऑप्शन नंबर 4 का कितना हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। जो भी संतति है, उत्पत्ति जो एकल जनक द्वारा होती है वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनक। ठीक है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। जोंक है या कछुआ है या फीताकृमि नहीं है या घरेलू मक्खी नहीं है। आपको बताना उभयलिंगी नहीं है, वो आपको ये नहीं बताना है कि आपको ये नहीं होता है, उभयलिंगी नहीं है। जोंक है कि कछुआ है कि फीताकृमि है कि घरेलू मक्खी है। तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा घरेलू मक्खी, जो उभयलिंगी नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर 5 का कितना हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो घरेलू मक्खी जो होती है उभयलिंगी नहीं होती है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोला कि स्त्री दल चक्र पुष्प में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्प में बना है तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा जो स्टिग्मा भी होता है, ओवरी भी होता है, ऑस्टाइल भी होता है। यानी उपयुक्त सदिश होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। ठीक है, स्त्री दल जो पुष्प में बना है तो उस पर सभी से बना होता है, स्टाइल से बना है, स्टिग्मा से बना होता है, ओवरी से बना होता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद 7 नंबर है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक। यानी ऑप्शन नंबर 7 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं दोस्त 8 नंबर। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता होती है।
अगुणित जो भ्रूण पोष होती है निम्नांकित में किसकी विशेषता होती है? आवृत्ति बीजी की या अनावृत बीजी की या फफूंद की या शैवाल की? तो आपको बताना है आठ का कौन सा होगा, तो आठ का आंसर होगा बाबू बी होगा, अनावृत बीजी होता है। ठीक है, अगुणित भ्रूण कोष में कौन किसकी विशेषता होती है? तो अनावृत बीजी का होता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस फल का बीजचोल खाया जाता है? किस फल का बीजचोल खाया जाता है? जायफल होता है, लीची होता है, शरीफा या इनमें सभी होता है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बीजचोल खाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बाबू 9 का सभी होता है, क्योंकि जायफल को भी हम बीजचोल खाया जाता है, लीची का भी बीजचोल खाया जाता है और शरीफा के भी खाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी खाया जाता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद देखिए, इसके बाद 10 नंबर की एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। 10 का, तो 10 का बाबू होगा, सीधी सी बात है, हवा होता है। ठीक है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि एनोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? हवा ही द्वारा होगा, तभी ना उसके परागण में उसको परागण में होता है, फूल के परागण में उसको में, माने अलग अलग तरीक़ों से होता है, यानी हवा के द्वारा ये जो भी क्रिया होता है ये हवा के द्वारा होता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, माने वो एक स्वस्थ महिला जो है पूरे जीवन काल में अपने कुल कितने अंडे दे सकती है? कितने अंडे दे सकती है? तो उसका सीधा संतोष है 400, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी पूरे जीवन काल में एक स्वस्थ महिला 400 अंडे दे सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि पहला 12 नंबर है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा टोपी के जैसा होता है, जो संरचना होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको जानते हो बाबू, क्या कहता है? एकोदोसोम कहा जाता है, यानी 12 का ये एकोदोसोम जो होता है, जो उसके टोपीनुमा संरचना होती है जो शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाता है, उसका नाम होता है एकोदोसोम। ठीक है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 13 नंबर। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में या वृषणों में या अंडाशय में या अग्नाशय ग्रंथि में। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो बाबू इसका सही आंसर होगा वृषणों में होगा, क्योंकि जो भी स्थूली कोशिका होती है सभी जितनी भी होती है वो सब वृषणों में पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मानव के थायराइड में, मानव जो भी मानव के अंडाशय होते हैं या मेढक के अंडाशय होते हैं या खरगोश के वृषण में। तो आपको बताना है कि जो ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा बी होगा, जो भी मादा मानव जो होता है उसका अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? 14 का बी हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 15 नंबर देखिए यहाँ पे हो रहा है कि गैमेट निर्माण को कहते हैं। गैमेट निर्माण को क्या कहा जाता है? तो देखिए गैमेटो निर्माण को क्या कहा जाता है आपको बताना है। इसमें आंसर तो होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी 15 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं 16 कि जनसंख्या अधिक होने पर क्या होती है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? जल्दी कमेंट में जल्दी बताइए क्या होता है कि बाबू जो प्रति व्यक्ति होती है आयु कम हो जाएगी। जो भी व्यक्ति, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है ना कि प्रति व्यक्ति की आयु जो होती है, माने प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु होती है वो कम हो जाती है। ठीक है दोस्त, इसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये बात है कि 17 नंबर क्या है कि बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? जो भी बढ़ रही है मानव भ्रूण, उसकी पहला संकेत क्या है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट में इनसे बताना है। इसका होगा स्टेटोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। वही बात होता है ना कि जब आप भ्रूण जो कराने जाते हैं तो पहला संकेत होता है कि स्टेटोस्कोप द्वारा ध्वनि को सुनकर उसको बता दिया जाता है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं 18 नंबर की एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या है? एक संकर का, तो आपको बताना है इसका आंसर तो क्या होगा? अनुपात 1:2:1, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो ए हो जाएगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं।
एक ही स्थान पर उपस्थित है, माने कौन सा है जो उसकी जो एक ही स्थान पर जो उपस्थित होता है जीन, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्त बहुअलील। क्या कहा जाता है? बहुअलील। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है? 19 का ए हो जाएगा, बहुअलील होता है। ठीक है दोस्त। इसके बाद 20 है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइपिक बताया ना, उसका अनुपात कितना होता है? फेनोटाइपिक का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात हो जाएगा 9:3:3:1, यानी ऑप्शन नंबर डी 9:3:1। देखो उसमें कुछ अलग था, उसमें फेनोटॉपिक का अनुपात पूछा था। देखो यहाँ पे जो उसमें क्या था कि जीनोटॉपिक था, उसका जो पहले इसको बताया कि एक संकर का कितना होता है जीनोटॉपिक अनुपात, ये उसका था 1:2:1 था। और इसका क्या है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी का अनुपात कितना होगा? तो 9:3:3:1। ठीक है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि F2 संतति में बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? माने जो भी अनुपात होता है वो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में कितना होता है, अनुपात बताना है। तो इसका अनुपात 1:2:1 होता है। 1:2:1 यानी जीनोटॉपिक के अनुपात के ही जैसा होता है। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। यानी 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? सी। इसलिए इसको ध्यान में रखना है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसके बाद है ये 22 नंबर मेंडल का नियम का एक अपवाद है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो कौन सा अपवाद है? तो बाबूजान तो सहलगनता है। क्या है? सहलगनता। यानी ऑप्शन नंबर 22 का कितना हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? सी, सहलगनता। जो मेंडल के नियम का अपवाद होता है वो सहलगनता होता है। ठीक है दोस्त, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान में रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको VVI मानिएगा। इसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बाबू इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? बी ऑप्शन नंबर है। यानी 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? बी। यानी डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 47 होती है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में लगभग 2 साल के बाद आया कहता है। 2 साल के बाद ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2016 में आया था। 23 नंबर नहीं होगा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं कि सुकंदरियों में tRNA 5 RNA और एक SN RNA के उल्लेखन में जितने भी इनमें से कौन जो है वो अंतर्ग्रस्त है? तो आपको बताना इसमें कौन अंतर्ग्रस्त है। तो होगा RNA पॉलीमेराज 3, RNA पॉलीमेराज 3। ठीक है, क्योंकि ये सुगंधित tRNA 5 RNA में था, SN RNA में था। ये उल्लेखनीय में जो था अंतर्ग्रस्त था, वो कौन था? तो RNA जो था, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका नाम है RNA पॉली देखो यहाँ पे लिखा है RNA पॉलीमेराज। ये मत सोचना है, ठीक है, कि इसको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैंने इतना नहीं दे पाता है, ठीक है, लेकिन आपको रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी देता है ऐसा क्वेश्चन कि आप भी हिल जाते हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्त, इसके बाद 25 नंबर अंतिम क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है? तो यानी सीधा से ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? 25 का ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, नहीं 25 का ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्त? ए। ठीक है दोस्त, आज जितना ही क्वेश्चन लेके आया था 25, जितना भी टॉप क्वेश्चन था उसको लेके आए थे ताकि आप लोग इसे जान सकें, ताकि अगर नहीं जानिएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग परीक्षा में हल नहीं कर पाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको डाइवर्ट कर देगा माइंड को। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ एक बार प्राइम एजुकेशन ट्यूटर को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब चैनल पर आप जानते हैं कि पहले सर्च कीजिएगा तो पहले नंबर पर इसका लोगो दिखाई देता है। और फेसबुक पेज भी है प्राइम एजुकेशन के नाम से, उसको भी जाकर फॉलो का ऑप्शन दबाना है। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपनी कमेंट में राय जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा है, ये कैसा क्वेश्चन था, अच्छा था या जो भी था आपके लिए था। ठीक है, आप उसकी जवाब में क्या देंगे वो हम ज़रूर देखेंगे, आपका रिप्लाई भी देंगे। तो अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।